नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएसआई निरस्त परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, जो कि 19 जुलाई 2017 में आयोजित किया गया था सेकेंड पाली में। और ये हिंदी का प्रश्न पत्र है और इसमें हम देखेंगे सभी प्रश्नों का हल। तो पहला प्रश्न इसमें है, विशेषण की विशेषता कौन बताता है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेष की। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा हो गया इसमें विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है, तो सीता के मुख की, यानी मुख यहाँ पर हो गया विशेष। इसी तरह से उपमेय और उपमान भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या होती है 49। इस बात को आप याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या 49 होती है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में समास पहचानिए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बन जाता है, क्योंकि पीताम्बर बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी होता है। जब इसके कोष्टक में लिखा रहेगा, पीताम्बर के अगर कोष्टक में लिख देता है पीला है जो वस्त्र, तब तो हो जाएगा कर्मधारय समास, और लिख देगा पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु, तब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन यहाँ पर दोनों विकल्प नहीं है, सिर्फ बहुव्रीहि समास विकल्प में है, इसलिए कंफर्म हमारा आंसर सी हो जाएगा। सन्मार्ग कौन सी संधि है, तो सन्मार्ग का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें से इसका संधि विच्छेद क्या बनता है, सत धन मार्ग। तो यहाँ पर क्या आया, तो आया, जबकि इसमें था सन मार्ग, लेकिन यहाँ पर आया तो क्या है, तो क च ट त प, यानी कि ये त जो है व्यंजन है, इसलिए हमारा संधि हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन के बारे में डिटेल में जाना है तो आप मेरे संधि के वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है तेरा शिशु जग, यानी शिशु को जग यानी कि सृष्टि के समान मान लिया गया। समान नहीं बल्कि शिशु को ही पूरा जग मान लिया गया, यानी शिशु और जग में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद समानता होती है, कोई भेद नहीं रह जाता है, तब हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। अगर यही कहता है यह तेरा शिशु जग सा समान है, जग सा या जगसी कह देता है, तब यहाँ पर उपमा अलंकार होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है। तो एकाधिकार का विलोम शब्द हो जाएगा अनेकाधिकार। अगला प्रश्न है, विस्तार का विलोम बताइए। तो विस्तार का विलोम, देखिए विलोम शब्द को बहुत लोग आसान समझते हैं कि आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन ये भी प्रश्न कर देता है। देखिए विस्तार का विलोम शब्द कह सकते हैं लघु भी। विस्तार मतलब बड़ा, तो लघु भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, संक्षेप भी हो सकता है। लेकिन विस्तार का सटीक सही तो चारों ही है, लेकिन सटीक इसमें संक्षेप होगा। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप। यहाँ पर छोटा विलोम शब्द किसका होता है, तो बड़ा जब लिखा रहता है तब होता है यहाँ पर छोटा। यानी हमें सटीक विलोम शब्द भी याद करने की जरूरत पड़ती है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है यानी कि मतलब हिंदी में तो दो ही भेद होते हैं लिंग के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुल्लिंग नहीं है का मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग कौन सा है, यही हमें बताना है। तो ये देखिए वायु इसमें स्त्रीलिंग है, यानी आज से आप याद रख लीजिए कि वायु बहती है। वायु बहती है, याद रखिए, वायु बहता है आज के बाद मत कहिएगा, क्योंकि वायु बहती है। बचपन बीत गया, देखिए वाक्य बना के हम लोग चेक करें, बचपन बीत गया। समुद्र गहरा था, गहरी हम नहीं कर रहे हैं, गहरा था। कंबल मोटा था, यहाँ पर हम मोटी नहीं कर रहे, इसलिए हमें पता चलता है कि बाकी सब पुल्लिंग है, केवल वायु ही है जो स्त्रीलिंग है, वायु बहती है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के अनुसार किस सूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, साकेत किसकी कृति है। तो मैं आंसर तो बता ही दे रहा हूँ, साथ साथ इसको ट्रिक से मैं याद करा भी दे रहा हूँ आपको। साकेत किसकी कृति है, तो मैथिली शरण गुप्त की। कैसे याद करेंगे, तो दो ही अक्षर से हम लोग ज़्यादातर कोड लेते हैं याद करने के लिए, ताकि परीक्षा में दो ही अक्षर देखें तो हमें याद आ जाए, और इसके भी 2 अक्षर को। तो साके यानी कि साके शब्द बन रहा है 2 अक्षर से, तो साके मतलब सोचिए शक। वैसे तो कहा जाता है शक का कोई इलाज नहीं है, लेकिन शक का इलाज है। अगर आप मेथी के 2 दाने रोज खाएं तो शक का भी इलाज किया जा सकता है।
शक का इलाज किससे? मेथी के 2 दाने से, यानी मैथिल षड़गुप्त को हमने मेथी के रूप में याद किया है। अगला प्रश्न है, रंग में भंग का अर्थ क्या है? तो इतना याद रखिए, मुहावरे में कभी भी वो अर्थ नहीं होता जो कि वो लिखा रहता है। तो रंग और भंग शब्द लिखा है तो ये तो कभी अर्थ ही नहीं होगा। देखिए इसमें रंग लिख दिया है, भंग भी लिख दिया, तो ये कभी नहीं हुआ। किसी काम को और अच्छा करना तो ये है ही नहीं। इसका सही आंसर है ए, अच्छे काम को खराब कर देने को ही कहा जाता है रंग में भंग पड़ जाना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चुनाव क्षेत्र का समय समय पर क्या किया जाता है? तो राजनीतिक भाषा में इसका परिसीमन किया जाता है, क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है। तुलसीदास ने अवधि में अनेकों ग्रंथ लिखे, तो कहाँ पर गलती है, त्रुटि कहाँ पे है इस वाक्य में? तो अनेकों एकदम रटा रटा है, सैकड़ों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अनेकों कोई शब्द ही नहीं है, शब्द क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो सिर्फ अनेक होना चाहिए। यानी तुलसीदास ने अवधि भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे, अनेकों कोई शब्द नहीं, इसलिए जहाँ भी अनेकों है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यही गलत है। अगला प्रश्न देखिए, भारत भारती के रचनाकार, इसे भी मैं याद करा दे रहा हूँ। तो भारत भारती के रचनाकार दो अक्षर निकालेंगे तो भार, इसमें भी भार, तो भार किसका बढ़ जाता है? तो मेथी, जैसे हमने अब पीछे याद किया था मैथिल षड़गुप्त की कौन सी रचना? तो साकेत, यानी शक का इलाज किससे है? मेथी के दाने से। और भार कैसे बढ़ जाता है? तो मेथी के दाने को जब पानी में भिगा देंगे तो उसका भार ही भार बढ़ जाएगा। तो भार जब आए यानी भारत भारती, तो मेथी के दाने का भार बढ़ जाता है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दिन को करने वाला, दिन को कौन करता है? तो कौन करता है? तो सूर्य करता है। दिन कौन करता है? तो सुबह, यानी सूर्य। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? कितने पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तान वहाँ हमारा राष्ट्रीय फूल कमल ही खिलेगा। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर ने लिखा है। भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला? तो इसको भी मैं ट्रिक से याद कराता हूँ। भीष्म, तो आप भीष्म पितामह को याद रखिएगा। भीष्म पितामह को जब तीर की सैया पर सुला दिया गया था तो उन्हें बहुत तपिश पड़ी, उस गर्मी का महीना था, बहुत तपिश पड़ी और उन्हें प्यास लगी, तो अर्जुन ने जमीन में अपने बाण से छिद्र करके उन्हें पानी पिलाया था। इस कहानी को याद रखेंगे तो याद आएगा। भीष्म को क्या लगा था? तो तपिश लगी थी, गर्मी लगी थी जब वो बाण की सैया पे सो रहे थे। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस यहाँ पर 9 प्रकार के माने जाते हैं। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? तो शाश्वत का मतलब होता है सदा सदा के लिए, जो सदा सदा के लिए है वो शाश्वत है। तो इसका विलोम हो जाएगा नश्वर, यानी जो नाश हो जाए, यानी जो सदा सदा के लिए न हो। आंगन का पर्यायवाची शब्द एकदम आसान है, अंगना लिख ही दिया है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हाँ और ना पर खास तौर से आप ध्यान दिया करिए। तो अच्छी है, अच्छी विलोम शब्द आंख का है लेकिन अच्छ नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर है। बाकी चक्षु मतलब भी आंख, लोचन माने भी आंख, दृष्टि मतलब भी आंख ही होता है। कान फूकना, कान फूकने का मतलब क्या होता है? तो कान फूकने का मतलब होता है चुगली करना। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक का आप अगर अप्रत्याशी को टिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अप्रत्याशित अलग होता है और आशातीत अलग है, तो आशा से बहुत अधिक का आंसर होगा यहाँ पे आशातीत। तो कैसे? जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं और आपको अचानक से 500 का नोट मिल जाए तो इसे कहेंगे आपको अप्रत्याशित नोट प्राप्त हो गया। अप्रत्याशित यानी जिसका आपके बारे में आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी, ऐसे कोई चीज़ हो जाए तो इसको कहेंगे अप्रत्याशित। लेकिन अगर आपने उम्मीद किया है कि मुझे परीक्षा में 100 में 50 नंबर मिलेंगे लेकिन आपको 90 नंबर मिल जाते हैं, तब आपको कहा जाएगा आशातीत, यानी आशा से अधिक, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अर्थालंकार की संख्या कितनी होती है? तो अर्थालंकार की संख्या कितनी है? तो 45 है। याद रखिएगा, पीछे हमने संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या याद किया था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्थालंकार की संख्या। तो संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या पूछेगा तो वहाँ पर आंसर 49 था, लेकिन यहाँ पर अर्थालंकारों की संख्या पूछेगा तो 45, जबकि हम कुछ ही अलंकारों को इसमें इंपॉर्टेंट की नज़र से पढ़ते हैं। अग्निपथ किसकी रचना है? तो अग्निपथ डायलॉग दिया था अमिताभ बच्चन ने, लेकिन ये रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है, यानी अमिताभ बच्चन के पिताजी की है। विहंगम दृष्टि, यानी किसी चीज को विहंगम, किसी
चीज़ पर विहंगम दृष्टि डालना चाहिए, यानी कि सम्यक दृष्टि, पूरी निगाह से देखना चाहिए। विहंगम दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि। बहिरंग, बहिरंग मतलब भीतर, यानी हृदय के भीतर आपके क्या छुपा हुआ है। और अंतरंग मतलब, बहिरंग मतलब बाहर और अंतरंग मतलब भीतर। जो भीतर की बात जाने अंतरंग, जो बाहर की बात जाने तो उसे हम कहेंगे बहिरंग। ऊँट के मुंह में जीरा, तो यहाँ पर देखिए ऊँट लिखा हुआ है, मुंह लिखा हुआ है जीरा, तो ये शब्द जिसमें आएंगे वो तो कभी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मुहावरे का हमेशा लाक्षणिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो लिखा रहता है वो तो होता ही नहीं है। तो देखिए इसमें ऊँट लिख दिया, मुंह भी लिख दिया, होगा ही नहीं। ऊँट लिख दिया, जीरा लिख दिया, होगा ही नहीं। पेट लिख दिया, खाना लिख दिया, यहाँ पे बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत थोड़ा हमारा आंसर हो जाता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राप्त किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन ने प्राप्त किया है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। एक अनार और 100 बीमार, तो अनार और बीमार शब्द से संबंधित कोई शब्द रहेगा तो वो हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक वैद्य और 100 बीमार की बात कर दिया, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है बी, किसी वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार कहलाता है। आंसर हो गया बी। आगे नदियाँ बड़ी अपार, कौन सा रस है, तो इसमें रस है वीर रस। महाराणा प्रताप के बारे में ये कविता है। अगर इसमें पूछता कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आगे नदियाँ बड़ी अपार, और इसके आगे का श्लोक है, कविता है कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, यानी महाराणा प्रताप ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी अभी राणा इस पार सोच ही रहे थे कितनी बड़ी नदी कैसे पार करेंगे, तब तक चेतक उस पार चला गया था। यानी ये अब बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कह दिया गया कि अभी राणा सोच ही रहे तब तक चेतक नदी के उस पार चला गया। यानी कि अगर अलंकार पूछेगा तो ये यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। और रस है वीर रस। सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें सूर शब्द आ गया तो सूरदास की रचना है, इसमें सूर शब्द आ गया तो सूरदास की रचना है। और सूर मतलब होता है अंधा, तो अंधे लोगों को समाज में बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो साहित्य लहरी भी है सूरदास की रचना। प्रेम वाटिका रसकान की रचना है, यानी है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही सूरदास की रचना नहीं है। हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वर का विलोम शब्द बिल्कुल आसान है, वधु। आप दुल्हन को टिक मत कर दीजिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, देखिए कितनी अच्छी कविता है। सजना है मुझे सजना के लिए, इस पर एक फिल्मी गाना भी बना है। सजना है यानी कि सजना, संवरना, सुंदर बनना, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, बाल झाड़ना, ये सजना है। और किसने के लिए? सजना के लिए, यानी अपने प्रीतम के लिए। यानी ये सजना शब्द 2 बार आया और दोनों ही का अर्थ अलग अलग है, यानी हमारा यमक अलंकार यहाँ पर हो जाता है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गुणवती होगा, याद रखिएगा। उसमें छोटी ई का मात्रा नहीं रहेगा, न डबल त रहेगा। यहाँ पर गुणवती सही जवाब हो जाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो बहुत आसान प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।